नमस्कार जेएमटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने अपने 5 दिन तक लगातार विकास के एजेंडे पे बात की। उन्होंने कहा कि देश की दिशा बदलने के लिए ये पैकेज बहुत जरूरी है। 20 लाख करोड़ का पैकेज, यह पैकेज 22 लाख समथिंग का अभी और 7 लाख कुछ हजार करोड़ का पहले डिक्लेयर किया गया था, दोनों मिलाकर के 20 लाख करोड़। लेकिन उधर अभी भी सड़कों पर सियासत जारी है। सियासत की वजह है पैदल चलते मजदूर। अब कितनी राहत मिल पा रही है, कितनी नहीं मिल पा रही है, ये तो तस्वीरें तय करेंगी। हालांकि कुछ जगह पे उन्हें भेजा जा रहा है, श्रमिक ट्रेन भी चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भारत की वह स्थिति सड़कों पे दिखाई दे रही है जिसको देखकर कोई भी कह सकता है कि ये भगवान ये दिन क्यों लेकर के आए। और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और सियासत की वजह क्या है वह भी हम आपको बताएंगे। इसी बीच में कहना चाहूंगा कि एक दिन पहले ही जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वेस्ट बंगाल हो चाहे बिहार हो, जो भी गाड़ियां जानी है बाई रोड वह उत्तर प्रदेश होके ही जानी है, तो वहां पे सीमाएं जब सील कर दी गई, तय कर दिया गया कि कोई भी पैदल या बस स्टैंड के माध्यम से या पटरियों के जरिए कोई नहीं पहुंचेगा। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गाजीपुर दिल्ली में मजदूरों से मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद प्रियंका गांधी ने गुजारिश की कि योगी जी आप हमारी बसों को जाने दीजिए, वह बहन भाई बहुत परेशान है, हम उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में आप मदद करिए। इसी बीच आज यानी कि सोमवार को अपर सेक्रेटरी होम उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रियंका गांधी को कि आप अपनी 1000 बसों की डिटेल बताइए कि कौन कंडक्टर होंगे, कौन उनके ड्राइवर होंगे, कहां से जाने वाले श्रमिक होंगे। तो ये भेजा गया। अभी इसी के बीच लेकिन एक बड़ी बात और निकल करके आ रही है कि चलिए ये तो जो भी है, कोई पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के 52 दिन बाद भी क्या ये स्थिति अभी रहनी चाहिए? जिस दिन से श्रमिक का कारवां निकलता चला, पांव की हालत क्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की क्या पोजीशन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक श्रमिक कितना टाइम लग सकता है? इतने हिंदुस्तान हम बात कर रहे हैं कि 21वीं सदी के विश्व गुरु बनने की, और हमारे पास में संसाधनों का इतना अभाव है कि जो देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन्हें पहुंचा नहीं पा रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, आर्थिक विश्लेषक जीडी व्यास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा विधायक अभिनेश महर्षि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विधायक इंद्र राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी ने लेटर लिखा, उसके बाद गृह विभाग के अपर सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने पत्र लिख दिया कि 1000 बसों की जानकारी दीजिए, लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। निर्मला सीतारमण जी ने ठीक एक दिन पहले कहा कि कांग्रेस को बाज आना चाहिए और इस तरह की ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई दिग्गजों ने जवाब दिया निर्मला सीतारमण जी को और कहा कि सियासत तो केंद्र सरकार कर रही है, जो ट्रेनें चला रही है नाकाफी है और श्रमिकों की आड़ में श्रमिकों की चिंता बिल्कुल नहीं है। 34 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र नहीं किया और जो पैकेज का ऐलान आप कर रहे हैं उसमें श्रमिकों को राहत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ये आरोप कांग्रेस का है। तो ये आरोप प्रत्यारोप को किस तरह से देख सकते हैं? अगर आप ये सोचें कि पैकेज की मर्रम इस सियासी पेज पे कुछ लगती नजर आ रही है तो मुझे वो भी बताइए। और दूसरा, क्या आपसी बयानबाजी से श्रमिकों का जो तकलीफ है वो किसी तरह से कम हो पाएगी? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि केंद्र सरकार शुरू से चूक रही। मजदूरों के मामले में जो करना चाहिए था समय रहते हुए केंद्र सरकार ने नहीं किया। उसका परिणाम सामने देखने को मिला। मजदूर में विश्वास नहीं है, डर है, भय है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का इच्छुक है। हर मजदूर चाहता है कि वो किसी तरह से अपने पैतृक गांव पहुंच जाए, क्योंकि उसको डर और भय का वातावरण जिस प्रकार से हो गया, सड़कों पे जिस तरह का रेलमपेल चल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई उनका रखवाला नहीं है। हर सरकार ये तो कह रही है कि मजदूर को हम पर्याप्त मात्रा में खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मजदूरों की स्थिति देखते हुए जो सड़कों पर उतरा हुआ है, चाहे बोले कोई सा भी राज्य ले लीजिएगा, चाहे बोले राजस्थान ले लीजिए, यूपी ले लीजिए या दिल्ली ले लीजिए, सब जगह मजदूर सड़कों पर उतरा है और उसे आज भी
अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन कोई मुहैया नहीं करा पा रहा है। राजनीतिक तौर पर निश्चित रूप से वोटों की राजनीति हर जगह चलती है। मैंने देखा कि निर्मला सीतारमण जब वित्त मंत्री के हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वो जिस प्रकार से राजनीतिकरण के आधार पर अपने आप का वक्तव्य देना शुरू करती हैं तो लगता है कि वो बौखला गई हैं उनके पर, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी बौखला नहीं कैसे, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है तो बौखलाहट तो है नहीं उनके पास। तो इस वक्त ये कह सकते हैं खजाना जो है, तो बौखलाहट की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, आप 20 लाख पैकेज में है क्या? कर्ज लीजिए, आपको का सीधा तौर पर जो मजदूर आज दुखी और सड़कों पर उतरा हुआ है उसको सीधा तौर पर खाना चाहिए, उसे 2-3 महीने उसको कैसे सुरक्षित रहेगा वो चाहिए। अब वो कह रहे 1 नेशन 1 राशन कार्ड कब बनेगा, कब पहुंचेगा? आप जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने शुरुआत में अगर किया होता, जब उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप सब कुछ लगे तो 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जो फंड में आया उसमें से रिलीज करने की बात की गई। उससे पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। अशोक गहलोत जी ने कहा कि ट्रेनें दे दो, ट्रेनें दी गई, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में 8 करोड़ मजदूर हैं और विभिन्न जगहों पर फैला हुआ है और वो आज जो स्थिति में कोरोना ग्रसित हो गया है, अब राजस्थान के डूंगरपुर में ले लीजिएगा, जालौर में ले लीजिएगा, पीड़ित आ गया क्योंकि हम उसको, और वो पैदल ही आ गया, हम उसको कर नहीं पाए कि कहां से आया, कैसे आया, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। आज सब कह रहे हैं कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, पैदल नहीं चलने देंगे। उनके जिस प्रकार से दिखेगा कि आप 100-150 करीब मजदूरों की मौत हो गई चलते फिरते, उनको कौन कहेगा? किसी का पिता रास्ते में चलता चलता खत्म हो गया, वो पहुंचा नहीं पा रहा है। तो जो विडंबना, जो स्थिति देखी है, जिनके दम पर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती है उसको भूल गई सत्ता में जाने के बाद। आज वो सड़कों पे खड़ा हुआ है और सड़कों पे खड़ा होने के बाद उसको वो मांग क्या रहा है कि मेरे घर तक पहुंचा दो और मुझे क्या दे दो, खाने के लिए एक विश्वास दे दो कि आज मैं बेरोजगार हो गया हूं, जबकि मैं 50 दिन से ऐसे स्थलों पर रुका हुआ था, ऐसे शेल्टर होम में रुका हुआ था जहां उसको सुरक्षा के नाम पर कुछ था ही नहीं। केवल रोटी कब दे दो, 2 बजे रोटी मिल जाए तो ठीक है, रात को 9 बजे मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वो नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी संख्या में आप खाना तैयार करके नहीं दे सकते। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, जीडी व्यास साहब के पास में जाना चाहूंगा। व्यास साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। पैकेज एक फ्यूचर का एक विजन कह सकते हैं कि इसमें आज नहीं तो कल उसका कोई रिफ्लेक्शन दिखेगा और गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा भी होगा। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सभी पार्टियों की निगाहें हमदर्दी दिखाने के लिए श्रमिक के प्रति है। इस पैकेज की अगर हम बात कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि देखिए श्रमिक जो कारवां चल रहा है, जो इस वक्त रेलम पेल दिखाई दे रही है आपको सड़कों के ऊपर, वह स्थिति साफ बयां करती है कि हमारे संसाधनों का कितना अभाव है। आज भी 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आईटी का युग है, लेकिन भारत का भविष्य और भारत की जो ताकत है वो सड़कों पर चल रही है। इस पैकेज के जरिए हम कह सकते हैं कि जो मजदूर गांव जा रहा है या रास्ते में है उसे किसी तरह की राहत या उसकी तकलीफ किसी तरह की मरहम लगानी जैसा कुछ दिखाई देगा। मैं 2-3 बातें निवेदन करना चाहूंगा योगेंद्र जी। बिल्कुल आपने सही बात कही। ये जो पैकेज आया है, ये पैकेज जब मजदूर घर पहुंच जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसके बाद का है। उसके बाद का मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि हमने एमएसएमई में बात करी कि हम एमएसएमई सेक्टर को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से उसका फायदा मजदूर को मिलेगा। लेकिन कब? जब वो सेटल होकर के रोजगार ढूंढने के लिए निकलेगा। हमने ये बात करी कि हम किसानों को चाहे नाबार्ड के माध्यम से हो, चाहे किसी और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो, या किसान अपनी सामान को कहीं पे भी जाकर के बेच सकता है। आपने बिचौलियों को खत्म करने की बात करी, लेकिन कब? जब वो सेटल हो जाएगा। योगेंद्र भैया, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम कभी भी यात्रा शुरू करते हैं और इन लोगों ने जो यात्रा शुरू करी, एक सेटल लोग थे अपनी अपनी जगह। मुझे याद है गांव में जब ये लोग बंबई से, मद्रास से, कलकत्ता से, सूरत से, छोटे शहरों से जहां भी नौकरी करते थे, जैसी भी नौकरी करते थे, दिवाली पर जब आते थे तो अपने परिवार के लोगों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आते थे और एक गर्व के साथ बैठते थे। आज शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन मजदूरों के खाते में कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया,
राज्य सरकारों ने भी कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया, लेकिन लॉकबंदी के दौरान वो ये मान के चलते रहे शायद हमें जाना नहीं पड़ेगा, शायद थोड़े दिन में खुल जाएगा। और उन्होंने घर में इतना स्टॉक इकट्ठा करने की कोशिश करी कि महीना सवा महीना चल जाए, हम बाजार जा भी नहीं पाए तो आटा हो हमारे पास, खाने को सामान हो हमारे पास, ओढ़ने को चीज हो, छोटी मोटी दवाइयां हो। वो जो पैसा दिया गया वो वहां खत्म हो गया। एक दिन इनको लगा कि मरे तो भी अपने घर जाकर के मरे, बीमार हो तो कोई संभालने वाला तो हो, और इन्होंने तय कर लिया भावना में आकर के हम चले जाएंगे। योगेंद्र भैया, जमीन की रियलिटी ये है कि गांव में उनके परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन जीवन का दूसरा तथ्य ये भी है कि आज राजस्व न्यायालयों में जमीनों को लेकर के जितने झगड़े चल रहे हैं उनमें से 75% झगड़े परिवार के आपसी झगड़े हैं। वो स्वागत करते हैं दिवाली पर, होली पर, त्योहार पर, शादी ब्याह में आने पर, लेकिन यदि उनको पता पड़े कि परिवार में आने वाले ये मजदूर यहीं पर स्थायी रूप से रहेंगे तो मैं निवेदन करूं आपसे, उनके कान भी खड़े होंगे, वो सम्मान शायद वो नहीं पा पाए जो उनको मिलना चाहिए। इसलिए चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इनको कम से कम 3 महीने की व्यवस्था तुरंत उनके सम्मानजनक रहने के लिए करनी चाहिए। मैं अपना जब आगे बात करेंगे मैं आपसे निवेदन करूंगा, कितना का 20 लाख करोड़ का अमाउंट दिया आपने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, वो आपका विजन हो सकता है, लेकिन कब शुरू होगा वो विजन? वो उस दिन शुरू होगा विजन जिस दिन ये सेटल हो जाएंगे। सेटल होने तक तो कुछ दीजिएगा उन लोगों को। बिल्कुल, तुरंत राहत की बात थी, तुरंत राहत जो मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारों की एक बड़ी चूक है भी है। चलिए इंदिरा जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। इंदिरा जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। केंद्र सरकार की ओर से साफ कहा गया, पहले पीयूष गोयल साहब कहा कि ट्रेनें हमारे पास में बहुत सारी हैं, राज्य सरकारों को डिमांड भेजनी चाहिए, ऑन डिमांड हम ट्रेन उपलब्ध करा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी ने फिर कहा कि ट्रेनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारें कांग्रेस की जहां पे है वो डिमांड तो भेजें, केवल राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब बात यह निकल करके आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अप्रैल में जब मीटिंग थी उसमें सुझाव दिया कि ट्रेनें चलाइए, 1 मई श्रमिक दिवस के दिन से ट्रेनें चालू कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र और राज्य के बयानों के बीच एक श्रमिक ऐसा फंसा हुआ है, केंद्र कह रहा है कि राज्य डिमांड नहीं भेज रहे, राज्य कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं कर रही। तो ये कहाँ उलझन कहाँ है? अगर सरकारें ही एक दूसरे में उलझी हुई है तो श्रमिक के तो बस की बात ही नहीं है, वह तो वैसे ही अपनी तकदीर के फेर में फंसा हुआ है। अभी कब होगी समस्या का हल? देखिए योगेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मजदूर इस देश को बनाता है, जिसने इस हिंदुस्तान का निर्माण किया, आज वो बहुत परेशान है। आज आप और हम देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं सड़कों पे, किस तरीके से अपने बच्चों को ट्राईसाइकिल बैग के ऊपर बिठा के ले जा रहे हैं, कोई ट्रॉली में बिठा के ले जा रहा है। तो कितने भयानक दृश्य है कि आप और हम जब देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जिस तरीके से जल्दबाजी में इस देश में नोटबंदी हुई, उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल्दबाजी में लॉकडाउन का फैसला लिया। अब तो 2 महीने से ज्यादा हो गए। लेकिन योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन होना था तो पूरे हिंदुस्तान को इस बात का पता है कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में मजदूर भारी संख्या में रहते हैं। क्यों नहीं 4-5 दिन की छूट दे करके उनको अपने प्रदेशों तक जाने दिया जाता, तो आज ये स्थितियां पैदा नहीं होती। आज सड़कों पे रेले के रेले चल रहे हैं। राज्य सरकारें बार बार मांग करती थी केंद्र सरकार मजदूरों को लाने में हमारी सहायता करे। हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सबने बार बार इस बात की मांग की कि जो हमारा मजदूर, राजस्थान का मजदूर भी बाहर फंसा हुआ था, बाहर का, बिहार का, बंगाल का मजदूर राजस्थान में फंसा हुआ था, कि उनको जाने दिया जाए। आप जैसे हालात देख रहे थे 2-3 दिन से यूपी बॉर्डर पे जो हालात बने हुए हैं कि बसें भरी खड़ी है मजदूरों की, यूपी सरकार जाने नहीं दे रही उनको। इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। अब तो पत्र लिख दिया प्रियंका गांधी जी को कि आप 1000 बसें जिनसे आप मजदूरों को ले जाना चाहते हैं उनकी डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी शुरू से इस पक्ष में रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू से इस मामले में मांग की है कि मजदूरों के बारे में पूरा ध्यान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे थे कि मजदूर की कोई व्यवस्था की जाए, लेकिन केंद्र सरकार जब स्थिति ओवरफ्लो हो गई
उसके बाद इस मामले में कहीं चेत करने का काम कर रही है। योगेंद्र जी आप देखिए 2 महीने हो गए, 2 महीने में हालात खराब हैं, मजदूर जहां फंसा पड़ा है, खाने के अनाज उनके पास खत्म हो गया, व्यवस्था प्रॉपर उनके नहीं हो पा रही। मेरे क्षेत्र के भी काफी लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, कोई विशाखापट्टनम में फंसे हुए हैं, हमारे पास फोन भी आते हैं, कुछ व्यवस्था हम लोग हमारे स्तर पे कर पाते हैं। लेकिन जो विडंबना हुई कि जल्दबाजी में लॉकडाउन की घोषणा करना, जिसके कारण ये परिस्थितियां पैदा, अगर 5 दिन की छूट देकर के मजदूरों को अपने अपने घरों में जाने दिया जाता तो आज ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। आज जो कोरोना फैल रहा है वो बाहर से आने वाले लोगों से फैल रहा है। आज जो हमारा मजदूर बाहर से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, पुणे से आ रहा है, बाहर से कहीं से दिल्ली से आ रहा है, गुड़गांव से आ रहा है, उसके कारण कोरोना फैल रहा है। राजस्थान में और पूरे देश में अगर समय रहते मजदूरों को पलायन को सही तरीके से कर लिया जाता तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं लॉकडाउन सफल होता। तो कोरोना को कंट्रोल करने में सफल आप इसमें राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, या उस मजदूर की किस्मत का? आप देखिए सीधा सीधा फेलियर केंद्र सरकार का है कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि हमारा मजदूर जो बाहर रहता है उसको हम किस तरीके से वहां लेकर के जाएंगे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, अविनेश जी से जरा जवाब ले लेता हूं इस पे। अविनेश जी, राज्य सरकार पूरी तरह से आपके पाले में बॉल फेंक रही है कि केंद्र सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन का डिसीजन किया। ये परिस्थितियां आज ये 50 दिन बाद भी स्टैंड कर रही है कि 50 दिन में भी एक ही बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन तय किया गया आनन फानन में। तो 50 दिन में अगर आनन फानन में तय किया गया तो व्यवस्था नहीं कर पाए, अगर आपके पार्ट पे फॉल्ट है तो। नमस्कार योगेंद्र जी, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो जो ये मेरे साथी इंद्राज जी जो बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना सबसे पहले तो बंद करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जिस बात के लिए ये दोष दे रहे हैं केंद्र सरकार को, आनन फानन में लॉकडाउन कर दिया, उसी बात का ये श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले लॉकडाउन करके और ये वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोहरी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इतना जल्दी लॉकडाउन कर दिया। यदि प्रधानमंत्री जी का विजन नहीं होता तो वो लॉकडाउन में देरी करते तो जो भयावह स्थिति अन्य देशों की आई है वैसी ही भारत की आती। इसलिए ये तो मैं सिरे से खारिज करता हूं। नंबर 2 बात यह है योगेंद्र जी कि बार बार ये आरोप लगाया जाता है। अभी श्याम जी कह रहे थे कि ये बौखला गए हैं। बौखला तो कांग्रेस रही है। कांग्रेस पार्टी से जो इन्होंने पीसीसी के अंदर एक भारी भरकम टीम बनाई थी, मैं पूछना चाहता हूं, यहां कांग्रेस के साथी बैठे हैं, उस टीम ने क्या कोई लिस्ट बनाई अभी तक? क्या राज्य सरकारों को वो कोई लिस्ट भेजी? राज्य में भाई इंद्राज जी के बहुत सारे मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी फंसे हुए हैं। हम सब लोग तकलीफ में हैं इस बात के लिए। क्या लेकिन राजस्थान सरकार ने माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के कहने से सैकड़ों नहीं, वो करें हजारों बसें हमने बॉर्डर के ऊपर भेज दी, एकाएक रातों रात हजारों बसों की व्यवस्था कर दी। इंद्राज जी, अच्छा होता कि राजस्थान की सरकार हमारी डिमांड के ऊपर दिल्ली में बसों भेज करके वो जो मजदूर बाहर बैठे हैं उनको लेकर के आती, जो आसाम में जो यहां से बसें छोड़ने गई थी उनको लेकर के आती। राजस्थान का मजदूर पूरे प्रदेशों के अंदर फंसा हुआ है, क्या राजस्थान की सरकार ने उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था करी? मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया? बीसी हुई, बीसी के अंदर आपके विधायक ने, राजकुमार शर्मा नवलगढ़ ने, माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबने सुना है कि किस तरह से उन्होंने ये कहा कि आ जाइए, देख लीजिए सड़कों के ऊपर लोग बाग हैं। मुख्यमंत्री जी ने डांटते हुए उनको कहा कि हमें बताइए कहां पर है। वो नकार रहे थे कि कोई मजदूर सड़क पर चल ही नहीं रहा है। ये विभत्स फोटोएं जब आई, जब देखा लोगों ने किस तरह से पैरों से जो खून टपक रहा है, उस खून टपकते हुए खून को जो हमने चरण पादुकाएं देकर के एक ध्यान रखने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। योगेंद्र जी सुनिए मेरी बात जी। लेकिन अविनेश जी, उनकी हालत में कोई कमी नहीं आ रही अभी। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, आप सुनिए मेरी बात। अविनेश जी भूल गए कि राजकुमार जी कांग्रेस के नहीं है, श्याम जी, वो निर्दलीय आप तो कह रहे हैं कि बौखला गए, कांग्रेस पार्टी बौखला गई। अरे तो वो निर्दलीय है, निर्दलीय अपनी बात कहेगा। श्याम जी बौखला गए। आप सोचिए, आप कहां क्या बोल रहे हैं? आपने जब केंद्र सरकार की बात की, देश का प्रधानमंत्री जिसकी विश्व के अंदर आज भी एक नंबर की छवि बनी है, तो इसके अंदर इस वैश्विक महामारी के अंदर जिस तरह का प्रबंधन किया है उसके कारण बनी है।
और श्याम जी, इसके बाद में बताओ 52 दिन हो गए, आत्मनिर्भर भारत की बात 20 लाख करोड़ रुपए देकर के की है, और वो 20 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की अंदर बात हो रही आप है। सुनिए, 20 डीए लाख का है आप 20 इसको लाख अंदर करोड़ से के, देखो समझ नहीं आ रहा। अविनाश जी, 20 लाख अगर करोड़ रुपए के अंदर अभिनय मजदूरों मैंने को भी मैंने किया है, मैंने हर एनालिसिस वर्ग का किया ध्यान है। में रखा है। तो आज ऐसी स्थिति के अंदर हम फक्र के साथ में बोलते हैं, गर्व के साथ में बोलते हैं। आज मनरेगा की आप बात करते हो, मनरेगा के अंदर उन किसकी है मजदूरों को मनरेगा? जोड़ने की बात मनरेगा की है गई थी। किसकी देन? मनरेगा में यदि मनरेगा है जोड़ने की किसकी बात देन? तो आप तो केंद्र बंद करना सरकार ने चाहते आपको थे। आदेश दिया है। आप आप श्याम जी सुनिए, उसी में जब आप 43,000 बोले करोड़ देना आप बोले, मैं श्याम बोला जी एक नहीं, बार बोलने दीजिए, श्याम जी एक मेरी बार बात बोलने, तो अभिनय जी सुनिए। को बोलिए, अभिनय जी बोलिए ऐसी बोलिए। आज आपके पास में रोडवेज की बसें हैं, आपने मुझे बताइए कौन कौन से राज्यों के अंदर आपके मजदूर जो है, आपके राज्य के मजदूरों को लाने के लिए कौन कौन से राज्य में आपने वहां पर भेज दी? प्रियंका जी ने कह दिया, और प्रियंका जी आपके लिए सब कुछ हो गई, और प्रियंका जी के कहने से आपने सारी बसों को वहां पर यूपी के बॉर्डर पर आपने अव्यवस्था फैलाने का काम किया है। आपने लिस्ट नहीं दी, हमारी सीतारमण जी ने मांगी है लिस्ट, हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा है कि आप लिस्ट प्रोवाइड कराइए, आपके पास में कोई अभिनेश लिस्ट जी, नहीं है। अभिनेश जी, अभिनेश जी, लिस्ट आज मांगी गई है, लिस्ट पहले नहीं मांगी गई। आज जिम्मेदारी नहीं पहले है क्या? डिमांड मांगी हर गई, काम सब हर पहले काम डिमांड केंद्र मांगी करेगा गई, क्या? पहले क्या डिमांड राज्य मांगी सरकार नहीं ट्रेन के करेंगी? लिए, राज्य पहले सरकारों को ट्रेन जो के लिए डिमांड मांगी राज्य गई, सरकारों को जो लिस्ट हिस्सा दिया है, आज मांगी पहले गई है। ये रोते रहे, ये जानबूझ करके सियासत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और सरकार सियासत करना बंद कर दे। यदि आप इसी तरह से सियासत करोगे तो इन मजदूरों के साथ भी सबसे बड़ा धोखा आप करने में लगे हुए हैं। आपकी सरकार के मंत्री रो रहे हैं, आपकी सरकार के विधायक रो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपने क्या किया, जरा मुझे बताइए। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, कौन किसके साथ धोखा कर रहा है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं मजदूर बहुत धोखे में है, उसको जिस तरह की राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बयानबाजी कोई भी करे लेकिन मजदूर की तकलीफ कम नहीं होती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा मर्रम उसको लगाने की आवश्यकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शानदार
फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम सियासत आखिर कर कौन रहा है। मजदूर सड़क पे है, लेकिन सियासी पारा एसी कमरों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से बांध छोड़े जाते हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ से तीर चलते हैं कि राज्य सरकारें मदद नहीं कर रही हैं। आखिर अगर ये सारी बातें हैं तो हम एक बात के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारा सिस्टम इतना तीव्र और अच्छा होना चाहिए। जैसी हम तस्वीरें देखते हैं, नजरिया हमारी सरकारों का विजन देखते हैं, उस लिहाज से तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव नहीं होना चाहिए। मजदूर किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए, जैसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, पहला पेज मजदूर, किसान, बेरोजगार, करप्शन, 4 लाइनें होती हैं उसमें। मजदूर उनमें से एक होता है। जो आज पैदल चल रहे हैं लोग, या जो घरों को जाने के लिए आतुर हैं, कोई 1000 किलोमीटर चल रहा है, कोई 1300 किलोमीटर चल रहा है, कोई 500 किलोमीटर चल रहा है। चप्पलें कहां से पहनना शुरू की थी और कहां टूट गई, उनको पता भी नहीं चला कि मैं नंगे पांव चल रहा हूं कि मेरी चप्पलों से चल रहा हूं। ये बेहाल जो तस्वीर है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा होगा। निश्चित रूप से भामाशाह में समाज के वह तबका जो उनको कोई खाना खिला रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई स्नान करा रहा है, निश्चित रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से भी उनका ताल्लुक होगा। राजनीतिक दल भी इसी समाज का एक अंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बयानबाजी की जगह हम वो सॉल्यूशन तलाशते कि इतनी भीड़ कहां जा रही है, क्यों जा रही है, क्या भरोसा टूट रहा है। कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे जो राजनीतिक दलों से तो हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो कारवां चल रहा है, ये केवल महज एक तस्वीर नहीं है, यह वह टूटता हुआ भरोसा भी है जो हुक्मरानों से टूट रहा है कि मुझे जहां मैं रहूंगा मेरी कोई देखभाल कर पाएगा। व्यास साहब सही कह रहे थे कि गांव में जाके मालूम है कि मेरा केस चल रहा है, मेरा मनमुटाव है, भाई बंधों से मेरे उनके साथ में बैठ नहीं सकता, उनके मरण परन से मैं थोड़ा दूर होता जा रहा हूं। कई ऐसे परिवार है, लेकिन उनका एक भरोसा है। कई बार ये कहा जाता है कि रास्ता चलना रास्ते का चाहे फेर हो, बैठना भाइयों का चाहे बैर हो। मुझे लगता है कि एक सटीक जो स्लोगन कभी पुरखों ने दी है, शायद आज वो सटीक बैठती जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि मैं प्रदेश में की बजाय अगर मेरी जन्मभूमि में जाकर के मैं उस झोपड़े में भी दम तोड़ूंगा तो मेरा सौभाग्य होगा। आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो गांव पहुंचते हैं अपनी मातृभूमि को किस तरह से वंदन करते हैं कि अब वापस मैं लौट के प्रदेश नहीं जाऊंगा। ये तो हालात हमारे उन मजदूरों की हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर के अपने भविष्य की रोजी रोटी, अपने भविष्य यानी कि अपने परिवार के लिए वह वो सुख सुविधाएं अपने सपनों में सजो करके लेकर गया था कि मेरे लिए यही फॉरेन है जहां मैं मेरे बच्चों के लिए एक सुखद भविष्य का उन्हें एहसास करा सकूं। मैं व्यास साहब के पास में जाना चाहूंगा। व्यास साहब, बातें बहुत हो सकती हैं, चर्चाएं एंडलेस हैं, राजनीतिक दल अपनी सियासत करते रहेंगे। मैं आपसे वो जानना चाहता हूं कि आप राजस्थान सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पे रहे, फाइनेंस आपने देखा है, वास्तव में अगर अभी भी हमारी कहीं चूक हो रही है, देर से ही सही, लेकिन अगर राहत मिलती है तो मुझे लगता है कि जब जागो तभी सवेरा। कुछ ऐसा महसूस करते हैं आप कि आज भी सरकारों को पार्टी लाइन से अलग हटके, अपना कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है, कि ये तो एटलीस्ट अब सरकारों को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पलायन करके जो गांव में पहुंच रहे हैं, कोरोना साथ लेकर के जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, कौन किससे मिल पा रहा है, कहां मिल पा रहा है, वो कोरोना साथ में छोड़ते भी जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हालात बड़े विकट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो गांव में पहुंच रहे हैं काफी लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सारे लोग कोरोना के पेशेंट होंगे, लेकिन एक स्थितियां ऐसी बन रही है कि प्रवासी साथ में कोरोना भी लेकर के आ रहे हैं। जो भी चूक रही है, कौन इसके लिए दोषी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी भी सरकारों को कुछ करना चाहिए इसको लेके। बिल्कुल योगेंद्र जी, पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जो सारे लोग कहते हैं और सारे राजनीतिज्ञों या सारे पत्रकारों या जनता के आम आदमी हो, वो कहते हैं कि बीमारी से घृणा मत करो, बीमार से घृणा मत करो, आप घृणा करो उसमें जो बीमारी आ गई उससे उसको ठीक करने की कोशिश करो, घृणा भी मत करो, ठीक करने की कोशिश करो। और मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा और यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपने ब्यूरोक्रेट के रूप में मैंने लंबी सेवाएं जो राजस्थान सरकार को दी, उसमें मैंने दोनों पार्टी और एक जमाने में जनता पार्टी भी होती थी, उन सबके साथ काम किया। और एक बात मैंने देखी कि दिल से लोग सब अच्छे होते हैं, पर मुझे दुख होता है जब आपस में बैठ करके ये उसकी गलती, ये उसकी गलती, ये समय नहीं है गलती निकालने का। सवाल है जो मैंने अपनी बात शुरू करी थी कि गांव में पहुंचने वाला आदमी सम्मानजनक तरीके से जी पाए, और उसके लिए आवश्यक है कि केवल एक काम आप करते हैं और
मैं ये मानता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री महोदया हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कहती थी, ये पैकेज अपने आप में पूरा नहीं है, समय समय पर और भी घोषणाएं होगी। और इसलिए एक सजेशन दे रहा हूँ साहब मैं आपको, और सजेशन बहुत सीधा है। आप अनाज दे रहे हैं, अनाज की मात्रा को, आपके पास अनाज की कोई कमी नहीं है, बढ़ा दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। इस पर भी कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार की पीडीएस की वेबसाइट को आप देखेंगे, अनाज अच्छी मात्रा में अलर्ट हो रहा है, लेकिन उठ नहीं पा रहा। गलती एफसीआई के प्रोसीजर की है, गलती डीलर्स की है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं इस पे जाना चाहूंगा। अनाज आप दे रहे हो और बढ़ा दीजिएगा, लेकिन अनाज में दाल और गेहूं चावल के अलावा आपको तेल भी दे देना चाहिए, आपको और जो आवश्यक मसाले हैं वो भी दे देने चाहिए। बहुत गजब नहीं होने वाला, आपके पास भंडार है। रेल में आप 85% केंद्र दे रहा है, 15 राज्य सरकारें दे रही है, और राज्य सरकारों ने किसी भी प्रदेश की हो, मैं रोडवेज का वित्तीय सलाहकार भी रहा, हमारी सरकार भी हमें कई क्षेत्र में फ्री यात्रा की सुविधा देने वालों के लिए रियम्बर्समेंट करती थी। आप रियम्बर्स कर देना राजस्थान रोडवेज को, आप लाइए लोगों को। पर एक काम कीजिए, काम ये कीजिएगा, अभी आदरणीय पत्रकार महोदय श्याम जी ने एक बात कही थी, और मैं उसी आंकड़े को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। इन्होंने कहा 8 करोड़ मजदूर है, मैं मानता हूँ 8 करोड़ मजदूर है, यहीं से हम शुरुआत करें। 500 रुपए उसके खाते में आप डाल दीजिएगा, तो 500 रुपए से आपके जो हो गए 40,000 करोड़ रुपए हो गए, और 3 महीने तक डालिएगा तो 40,000 को आप गुणा कर दीजिएगा, तो आपका जो अमाउंट आया 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास, इतने में वो सम्मानजनक तरीके से जी लेगा। आप ट्रेनिंगों की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करानी चाहिए, पर वो ट्रेंड आया वहां से, उस लायक रोजगार नहीं हो। क्योंकि मैं लगातार 80-81 से देख रहा हूं सरकार में ट्रेनिंगों के नाम पर, क्षमा कीजिएगा, कुछ लोग होते जो सीरियसली लेते, कुछ नहीं होते, कईयों का ये होता है मैं तो सब जानता हूं। आप उसको अपने तरीके से जीने के लिए, अपने तरीके से संघर्ष करने के लिए रखिएगा, लेकिन शुरू में आपने यदि इतना 500 रुपए पर के हिसाब से अमाउंट डाल दिया, तो कुछ लाख करोड़ में ही आ रहा है, 1 लाख करोड़ भी क्रॉस नहीं हो रहा है। आप उसका पैसा उसके वहां पे खाते में डाल दीजिएगा, वो सम्मान तरीके से जिएगा ही नहीं, बल्कि अपने लिए रोजगार भी ढूंढ लेगा। और मैं आपको निवेदन करूं, रोजगार ढूंढने में उसका सानी नहीं है साहब। वो जब बंबई गया था, कलकत्ता गया था, या देश के किसी भी जगह गया था राजस्थान का प्रवासी, उसको वो वहां किसी को नहीं जानता था। और उनकी बात छोड़िएगा, राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ का उद्योगपति एक लोटा और रस्सी लेकर के चला था, धोती बांध के चला था, रस्सी भी नहीं थी बेचारे के पास में, वहीं से उसने अपने रोजगार को शुरू किया, और रोजगार शुरू करके आज हिंदुस्तान की नहीं विश्व की ऊंचाइयों को छू रहा है राजस्थान का उद्योगपति, और छुआ भी है पहले भी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप उसको सम्मानजनक जीने के लिए सिर्फ 500 रुपए 3 महीने तक उसके खाते में डाल दीजिएगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो रहा है। आप खाना दे रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा, क्योंकि गांव में वो अकेला नहीं खाता, हमारी संस्कृति रही है, कोई आया तो उसको भी खिलाएगा, वो अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति रही है। 5 किलो अनाज की जगह आप 7 कर दीजिएगा, 8 कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल कायदा यही है। अविनेश जी, बहुत अच्छा पैकेज है, फ्यूचर प्लान है, सही है, लेकिन जैसे व्यास साहब भी कह रहे हैं, श्याम जी को अलग बात नहीं कह रहे हैं, वह भी यही बात कर रहे हैं कि तुरंत राहत चाहिए, तुरंत राहत। आज अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो उसका यही कहना है, सर मेरी लाइबिलिटी, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, शटडाउन कर रखा उसका, आप उसका ब्याज माफ कर दीजिए, आप कम से कम बंद का जो फिक्स आप चार्ज ले रहे हैं बिजली का वह माफ कर दीजिए। इसी तरह से मजदूर की स्थिति है कि मजदूर अगर कहीं पे रास्ते में भी जा रहा है तो उसके खाने की व्यवस्था, मुझे लगता है इतने बामाशा कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन करके कि ठीक है जो आदमी जाएगा, इतने लोग जो खाना खिला रहे हैं, आप प्रशासन के साथ उनका कोऑर्डिनेट कर दीजिए कि आप इनको खाना खिला दीजिए, कुछ हम मदद हम भी करेंगे, आटा हम देते हैं, चले आप हमारे साथ हैं तो आप इनको खाना खिलाइए। बसों की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इतना क्या संसाधनों का इतना अभाव है हमारे यहाँ की ट्रेनें नहीं मिल पा रही हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसको करे, 1 महीने बाद नंबर आएगा। बसों की व्यवस्था है तो बसों को, ये कोई 1000 बसें प्रियंका गांधी दे रही है नहीं दे रही है, इश्यू ये नहीं है,
यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों ना अब तक भी व्यवस्था हो पा रही है। 50 दिन से ज्यादा हमारे लॉकडाउन, 50 दिन से ज्यादा तो मैं ये कह रहा हूं कि सड़कों पे पलायन करते हुए वो तस्वीरें देख रहे हैं हम। अगर वो अभी तक भी यही की ये बनी हुई है तो मुझे लगता है कि किस तस्वीर को हम कब देख करके विचलित होंगे। ये सभी सरकारों से मेरी गुजारिश है। 104 मजदूर 10 दिन के अंदर मौत का ग्रास बन चुके हैं, 93 इंजर्ड हो चुके हैं। ये पोजीशन 10 दिन की बता रहा हूं मैं। अगर हम सफर तय करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पीड़ा है। और जिनकी स्थितियां ऐसी हैं कि मजदूर एक जयपुर के अंदर जिसकी बॉडी मिली, पुलिस वाले देख करके, डॉक्टर्स देख करके भी दंग रह गए कि चलते चलते उसके पांव काले पड़ गए। हम अंदाजा लगा सकते हैं उस तकलीफ का। अविनाश जी, मैं एक बार आप ही के पास आना चाह रहा हूं कि ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन निर्मला जी के मैं पैकेज पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि जिन मजदूर को तुरंत राहत मिलनी चाहिए वो पैकेज में उसका दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। देखिए योगेंद्र जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि मजदूर को तुरंत राहत चाहिए। और तुरंत राहत, सबसे पहली राहत तो यह है कि वो अपने घर पर पहुंचे। कैसे पहुंचे? ये राज्य, ये चाहे केंद्र सरकार और चाहे राज्य सरकार, ये कहीं न कहीं, मैं यही कहूंगा कि कहीं न कहीं सियासत हो रही है। और कहीं न कहीं लेक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है दोनों सरकारों के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण है। मैं इसको अदरवाइज में मेरे साथी नहीं लें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में राजस्थान का बैठा हुआ जो मजदूर है, या हम ऐसा कह दें कि दिल्ली में बैठा हुआ है या कोई अन्य सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति है, क्या दोनों सरकार के अधिकारी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम नहीं है क्या 52 दिन के बाद में भी? लेकिन ये कहीं न कहीं या तो इसके पीछे कोई सियासत है या इनके पीछे कहीं न कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है। मैं ये कहना चाहता हूं सरकारों की मंशा, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई सरकार इसके अंदर जानबूझ करके इन गरीब मजदूरों को परेशान करने की कोई इच्छा रखती हो। सब लोग बहुत संवेदनशील हैं और संवेदनशील होकर के सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिल करके, हमने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की विधानसभा में इस बात का विश्वास दिलाया था कि ये वैश्विक महामारी है, इसमें हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। और हमने 4-5 दिन तक लगातार जब देखा कि मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन है, वो 4-5 दिन तक तो ठीक चलता रहा। लेकिन उसके बाद में मुझे पता नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं सियासत बदली और फिर उसके बाद में हर बात को केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल करके, और उसके ऊपर क्या योगेंद्र जी सारा काम केंद्र सरकार ही करेगी? क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि राज्य सरकार सोचे? आपने पैकेज मांगा, केंद्र ने पैकेज दिया, उस पैकेज में आप ये सियासत करते रहे कि पैकेज हमको कम मिला है। गेहूं के ऊपर भी, मैं मेरे गांव की बात बता रहा हूं, मैं जब मैंने पूछा कि आपको कितना गेहूं मिला, तो उन्होंने कहा साहब ऊपर से भारत सरकार ने गेहूं कम भेजा, इसलिए हमारे को कोटे राशन वालों ने कहा कि हमें कम मिला। क्यों मिला? कि साहब केंद्र ने पैसे कम भेजा। मैंने जब पता कराया, डिटेल ली, तो डिटेल के अंदर कोई कम नहीं आया, पूरा भेज दिया। लेकिन राज्य सरकार ने उस गेहूं को रोक लिया और यह कह दिया कि केंद्र सरकार ने कम भेजा है। आज हम कह रहे हैं कि भाई कितनी ट्रेन आपने मांग ली, आपने कोई रोड मैप दिया कि इतनी ट्रेन हमें आवश्यकता है? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे भाई इंद्राज सिंह जी बैठे हैं, ये पूछ लेंगे कि कितनी ट्रेन की डिमांड आपने कर रखी है। कोई अखबार में दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दो कि हमें केंद्र सरकार से हमने ये ट्रेन मांगी, इतने मजदूर इतनी इतनी जगह पर बैठे हुए हैं। लिस्ट आपके पास में नहीं है तो हमारे पास में है। हमारे माननीय सांसद चूरू ने, जब हम चूरू के मजदूरों की बात की तो हमारे पास में लोग आ गए। मैं लौटूंगा, अभी आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं मैं। इंदिरा जी बताइए तो सही आप हमको। इंदिरा जी के पास जाना चाहूंगा। इंदिरा जी, दो बातें निकल करके आ रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मजदूर जिसकी हम तकलीफ का एहसास कर रहे हैं, बहुत सारे तबके ऐसे हैं कि जिनकी पीड़ा बहुत है, चाहे वो मध्यम वर्ग का वह कर्मचारी हो जो प्राइवेट जॉब करता है और उसकी फैक्ट्री में करता है, या हलवाई के करता है, या गारमेंट्स की दुकान पे करता है जो चालू नहीं हो पा रही है, उनकी भी तकलीफ किसी मजदूर से कम नहीं है, उसका भरोसा भी टूट रहा है। अभी अविनेश जी ने एक सवाल खड़ा किया और एक हमारा सवाल है कि वास्तव में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जब इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो उस मजदूर के लिए कोई राहत कैंप, अभी सरकारों की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर के अलावा नहीं है कि जो जाना ही चाह रहा है चलिए उसको भेज दीजिए।
बसें लगा दी, बहुत अच्छी बात है। गहलोत साहब ने 2 दिन पहले व्यवस्था की कि एसडीएम को 2 बसें दीजिए, कोई पैदल चलता हुआ जा रहा है तो आप उसको, एसडीएम की जिम्मेदारी होगी, एक जगह से दूसरे जगह तक आप पहुंचाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। कम से कम चिलचिलाती धूप में उसको राहत तो मिलेगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन का अभाव, जिसपे सवाल खड़ा कर रहे हैं अविनेश जी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाए, बैठकें इतनी होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस इतने होते हैं, उसके बावजूद भी कोऑर्डिनेशन का इतना बड़ा अभाव रहा अभी तक। नहीं योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि अविनेश जी ने बताया, गेहूं की बात की, सबसे पहले मैं गेहूं की बात करना चाहूंगा। अविनेश जी, भारत सरकार ने एक गाइडलाइन तय कर रखी है एनएफएसए में कि 69% से अधिक लोग एनएफएसए में नहीं हो सकते। लेकिन राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, राजस्थान की सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को उसका फायदा मिले, और कई जगह पे 80%, कई जगह पे 90% भी एनएफएसए में नाम जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने 69% के हिसाब से कोटा तय करके राजस्थान भेजा, लेकिन चूंकि वहां 80%, 90% तक लोग एनएफएसए में जुड़े हुए हैं, इस वजह से गेहूं कम मिला। तो आप इस बात का आरोप राजस्थान सरकार पे ना लगाएं कि राजस्थान सरकार ने उस गेहूं को रोका। केंद्र सरकार ने सिर्फ 69% के हिसाब से, 69% के हिसाब से गेहूं दिया, तो बाकी जो बढ़ा हुआ व्यक्ति था वो वंचित होना था। जबकि राजस्थान सरकार ने जो गेहूं दिया वो पूरा, जहां जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से गेहूं मिला, तो उसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि केंद्र की सरकार का भेजा हुआ गेहूं राजस्थान की सरकार ने रोका हो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मजदूरों के जो हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। आप और हम सब लोगों को पता है कि मजदूरों की जो परिस्थितियां चल रही कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, और हम सब लोगों को मिलकर के, सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर के, सभी सामाजिक संगठनों को मिलकर के इनको राहत देने का काम करना चाहिए। और योगेंद्र जी, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले ये जिम्मेदारी तय की कि अगर कोई भी मजदूर पैदल चलता हुआ पाया गया तो संबंधित एसडीएम उसके लिए जिम्मेदार होगा, और बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सरकार काम कर रही है। लेकिन चूंकि अदर स्टेट में अगर जाना है तो वहां की सरकारों से परमिशन की आवश्यकता है, केंद्र सरकार से परमिशन की आवश्यकता है। आप देखिए, बंगाल जाने वाले आदमी को, बिहार जाने वाले आदमी को यूपी बॉर्डर पे बसों को रोका गया। हमारे माननीय मंत्री महोदय विश्वेंद्र सिंह जी मौके पे वहां पहुंचे भी। इंदर जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है कि सरकार के तमाम जो एक्शन प्लान है उससे शायद आप अवगत भी होते हैं कि सत्ता पक्ष से विधायक है, वैसे तो 200 के 200 विधायकों को राजस्थान सरकार के एक्शन और प्लान दोनों का एजेंडा पता होना चाहिए। आप लोगों को नहीं होता है तो करना चाहिए, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ एक बात जानना चाहता हूँ कि 52-53 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के, और लॉकडाउन के 2 दिन बाद से ही पलायन शुरू हो चुका था। वो तस्वीर जो पहले दिन थी, लोगों में ऊर्जा थी कि चले कोई नजदीक से जा रहा है, कोई एक गाड़ी में बैठ करके आ गया, यहाँ से पैदल जा रहा है। अब तो स्थितियां ऐसी हैं कि वो बिल्कुल, जैसे कई बार हम जैसे सुनते हैं, लोगों से पढ़ते हैं हिस्ट्री में, ये कहा जाता है कि 1947 में जिस तरह के विभाजन की स्थितियां बनी थी और लोगों का कारवां चल रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर आ रहा था, वो तस्वीर आज हम वापस देख रहे हैं। ये महामारी दुनिया में कभी ना आए, क्योंकि पीड़ा बहुत लोगों की है। कोऑर्डिनेशन आज तक हम नहीं कर पाए कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कह रही है, राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। ये इतना बड़ा कोई मसला होगा कि आज मजदूरों को नहीं पहुंचा सके। कहे कि हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, विकासशील से, और मजदूरों के, जिनका इस देश के विकास में उनके श्रमदान को कोई नहीं बुला सकता, तो आज हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा सके। कोई भी हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, फेलियर दोनों का लग रहा है। ये कोऑर्डिनेशन का इतना बड़ा अभाव है कि आस्था में ये सीमाओं के ऊपर है कि जी नहीं योगेंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की, लेकिन चूंकि इंटर स्टेट का मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार ने, आप जब लॉकडाउन हुआ, आपको पता है कि पहले यह तय किया कि कोई भी स्टेट अपने हिसाब से इनमें छूट नहीं दे पाएगा। आप लोगों ने भी गाइडलाइन पढ़ी है, मैंने भी गाइडलाइन पढ़ी है कि लॉकडाउन जब केंद्र सरकार ने किया तो यह तय किया कि कोई भी प्रदेश अपने हिसाब से इसमें छूट नहीं दे पाएगा। तो इंटर स्टेट, आज देखिए राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट का मामला था, इंटर डिस्ट्रिक्ट का मामला था, हम आपस में, कलेक्टर परमिशन दे रहा था, कलेक्टर परमिशन देकर के आपस में लोग आ जा रहे थे, लेकिन इंटर स्टेट की परमिशन देने का काम केंद्र सरकार का संबंधित स्टेट का है। संबंधित स्टेट वहां से परमिशन दे। हमने कई बार यहाँ से प्रयास भी किया, राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा केंद्र की सरकार को कि मजदूरों के बारे में तुरंत हमें संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा ये जवाब आया, लॉकडाउन जब भी तय हुआ, आपने देखा होगा, गाइडलाइन हमेशा पढ़ी होगी, कि राज्य सरकार इसमें अपने हिसाब से फैसला नहीं ले सकती। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि समय रहते अगर इस मामले को निपटा दिया जाता तो आज ये भयावह स्थिति नहीं होती कि सड़कों पे जो मजदूर। चलिए इंदिरा जी, समय कम है, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपने तमाम चीजें, तमाम तर्क सुने हैं। मजदूर को तुरंत जो राहत मिलनी चाहिए, व्यास साहब का बहुत अच्छा एक सुझाव आया सामने, सरकारों को गौर करना चाहिए। जब आप इतना पैसा दे रहे हैं, वो अपनों के बीच खर्च करना है, और निश्चित रूप से मजदूर, गरीब या उस वर्ग के पास में अगर ये पैसा जाएगा, ये तो तय अर्थशास्त्र का नियम है, हाथ में पैसा आता है तो वो एक तरह से सर्कुलेट होता है, वो जेब में रख करके नहीं बैठेगा, उसको मार्केट में जाएगा, पैसा तो कहीं ना कहीं सरकार के पास वापस ही लौट रहा है वो। तो ये कितना बड़ा, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठाना सरकारों को, लेकिन अभी तो उस ओर गौर नहीं है। और सबसे बड़ा जो सवाल सामने आ रहा है कि अभी तक कोऑर्डिनेशन का अभाव है, 52-53 दिन हो गए और अभी तक हम सहमति नहीं बना पा रहे हैं। कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है हमारे सिस्टम की ये। देखिए योगेंद्र जी, बीच में मैं एक बार बोलना चाहूंगा। देखिए आप सुन लीजिए, आप थोड़ा एक बार सुन लीजिएगा। देखिएगा, यशवंत सिन्हा तो पूर्व वित्त मंत्री रहे, आपको याद हो, वो 2 दिन पहले ही बोल रहे थे कि केंद्र सरकार के हाथ में मिलिट्री है, अर्धसैनिक बल है। अगर चाहे केंद्र सरकार और मन इच्छा शक्ति हो तो इतनी बड़ी तादाद में साधन भी है उनके पास, और इतनी बड़ी सब कुछ है। एक आदेश देने की जरूरत है केंद्र सरकार को कि सेना और अर्धसैनिक बल लग जाए और 10 दिन में, 5 दिन में इनको सबको पहुंचा दे, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई स्थिति खराब नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं है। शुरुआत में देखिएगा कि लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या फायदा हो रहा है, उनको भी सुनिए ना, आप श्याम जी को एक बात सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बनने वाले। देखिए मेरे जी, सुनिए एक बार, तेरा छोटी सी बात सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी, आप एक पहला केस आया कब था? आपने जनवरी में आया था। लॉकडाउन कब किया आपने? 24 मार्च को किया था। कितना बड़ा समय मिला आपको? आपने प्लान की नहीं। ये तो कह रहे हैं कि एकाएक कर दिया, ये अरे तो आप तुरंत कर दिया। अरे आप तो सुन तो लीजिए, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि तुरंत कर दिया, आप कह रहे हैं कि लेट किया। अविनाश जी, एक थोड़ी बात, देखिए केंद्र सरकार के पास, हिंदुस्तान में आता ही नहीं, आप केंद्र सरकार के पास मौजूदा स्थिति में 10,000 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं पड़ा है। सुन तो लीजिए, इतना बड़ा गेहूं आपके पास पड़ा है। राजस्थान सरकार 80 करोड़ रुपए के गेहूं खरीद के 1 महीने के लिए एपीएल के लिए देती है, क्योंकि आप शुरुआत पे निर्णय नहीं कर रहे हैं। जब आपको देख रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सड़कों पर मजदूर आ गया और ये मालूम पड़ रहा है कि आने वाले समय में ये मजदूर आपकी सत्ता परिवर्तन कर सकता है, तो आपको मजबूरी में कहना पड़ा कि हम आपको अब गेहूं देते हैं। आपको शुरुआत में दिखता था गेहूं की तो कमी नहीं रही श्याम जी, गेहूं की कमी कहाँ रही राजस्थान सरकार के पास? नहीं, मात्रा बढ़ाने की बात थी, मात्रा बढ़ाने की बात है, गेहूं तो मिला ही है। 80 करोड़ का गेहूं खरीद के देना पड़ा 1 महीने का, 80 करोड़ रुपए लगा करके 1 महीने का गेहूं देना पड़ा, आगे खरीदा नहीं, क्योंकि पैसा सबके पास मजबूरी। आज मैं बता रहा हूं कि जो बार बार कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का आपने बजट दे दिया या 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, लेकिन आप देखेगा कि बैंक का एनपीए, माफी चाहूंगा मैं, एक छोटी सी बात, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा मैं, 1 मिनट में जी, क्योंकि समय का अभाव है, समय हो चुका श्याम जी। सरकारों को इस ओर गौर फरमाना चाहिए ताकि मजदूरों की तकलीफ कम हो। इस वक्त हर व्यक्ति मंडी टैक्स खत्म करो की पीड़ा में लगा हुआ है कि जिसकी पीड़ा किसी भी तरह से हम कम कर सके। राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। वो श्रमिक क्लर्क भी हो सकता है, वह कोई बाबू ऐसा भी हो सकता है, वो तगारी उठाने वाला मजदूर भी हो सकता है। निश्चित रूप से आज वो पीड़ा में है और सरकारों को कोऑर्डिनेट करके उस तकलीफ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। मुझे लगता है तभी भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।